खिताब देता हूँ हल्का याखुपुरा से मंदिर बचाओ तहरीक के MLA तर्जुमान मंदिर बचाओ तहरीक सानिया गाजी मिलत मोहतरम अली जनाब अब्दुल्लाह खान साहब के क्या आपको मुखातिब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़तमाब मजीदुल्लाह खान फ़रत सदर मजलिस बचाओ तहरीक, दीगर क़ायदीन इकराम मजलिस बचाओ तहरीक, नौजवान साथियों, सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जो ग्रुप मीटिंग रहमत फंक्शन हॉल खल्ला चंचलगुड़े में मुनक़िद किया गया है, इसके ऑर्गेनाइज़र जनाब अल्ताफ़ नसीब खान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो एक ऐसी हरकियाती शख्सियत है कि कहीं ना कहीं गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, डॉक्टर क़ायम खान की झलक उनमें मैं देखता हूँ। उनका जो जज्बा और उनका जो तड़प रहती है तहरीक के ताल्लुक़ से, मुस्लिम मसाइल के ताल्लुक़ से। हालांकि बिचारों के ऊपर भी बहुत केसेस बुक हुए, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी मुसलमानों पर जुल्म पहले रहते हैं कि उस मसले पर एहतजाज करने के लिए, तो कई केसेस बुक हुए मेरे पर और उन पर। ये पिछले 9 साल में जो मामू की जलील मामू की सरकार थी। आज का ये जो ग्रुप मीटिंग है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हालिया में जो असेंबली इंतखाबात हुए और उस इंतखाबात में अल्लाह ताला ने तहरीक को बेहतरीन वोट दिलाया, 45,000 वोट। मैं अमजदुल्लाह ख़ान जो कैंडिडेट था याक़ूतपुरे से, हमको वोट मिले। मैं सबसे पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने तहरीक को इतने वोट दिलाया। उसके बाद में मैं मेरे सदर जनाब मजीदुल्लाह खान फ़रत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझको टिकट दिया और आवाम में, याक़ूतपुरे की आवाम के लिए मुझको, आप लोगों की खिदमत के लिए मुझको छोड़ा। मैं जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा महमूद साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ जमात के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बल्कि मेरे एक सरपरस्त, मेरे एक भाई की हैसियत से बग़ैर किसी यानी अपनी परवाह किए ये पूरे इलेक्शन तमाम, मैं जब भी अपना सीधा या अपने बाजू देखता दाएं तरफ तो मुस्तफ़ा महमूद साहब मेरे खांधे से खांधा लगाए हुए रहते। यानी एक जमात का जो जनरल सेक्रेटरी, एक सरपरस्त, एक भाई जो होना चाहिए सियासी जमात में बोलिए, तो उसका 100% अगर कोई रोल अदा किए हैं तो वो मुस्तफ़ा महमूद साहब हैं। मैं जनाब माजिद खान साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मैं कोई पैसों के लिए परेशान होता या कुछ ऐसा मुझ में डिप्रेशन आता तो एक हिम्मत की बात, शायद तुम लड़ो हम हैं, ये एक जुमला हमेशा से मेरे कान में गूंजता रहेगा। यानी वक्त पर हिम्मत की बात करने वाले को भी सलाम करना चाहिए। और हमारे सिकंदरुल्लाह खां, हालांकि वो बहादुरपुरे के कैंडिडेट थे लेकिन उनका दिल जो है याक़ूतपुरे के लिए भड़क रहा था। और दीगर हमारे मुजाहिद मियाँ यहाँ पर बैठे हैं। ये जो तहरीक के जो तमाम क़ायदीन हैं, हमारे ताहिर अफ़ारी साहब का अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूँगा तो बहुत मेरे साथ नाइंसाफ़ी होंगी। यानी तड़प, जो तहरीक की तड़प मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन तो अमजदुल्लाह खान लड़ रहे थे लेकिन कैंडिडेट तहरीक का हर कारकुन कैंडिडेट था, हर क़ायद कैंडिडेट था उसमें बना हुआ। हम कोई इलेक्शन हार जीत बोलिए या उसके लिए नहीं, बल्कि हमारा इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था कि जो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान जो नारा दिए थे कि गरीब के साथ इंसाफ, गरीब मज़लूम की आवाज़ जो तहरीक बनी हुई थी, वो आवाज़ जो मज़लूमों के जो जुल्म हो रहा था मज़लूमों के ऊपर,
और जो पुराने शहर के हल्क़े-जात को जो नज़रअंदाज कर दिया गया था। हमारा इंतखाबात लड़ने का मकसद वो है। हम कोई एमएलए एमपी या हम कोई कारपोरेटर बनना हमारा मकसद नहीं रहता है। हमारा मकसद रहता है कि जो ऐवान इख्तिदार में बैठे हुए हैं, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जो इनकाउंटर्स करते हैं मुसलमानों का, जो मुस्लिम बस्तियों को, जो मुसलमान बस्तियों के ऊपर जो तवज्जो नहीं देते हैं, उनके गिरेबान पकड़कर उनकी नज़र में, उनकी आँख में आँख डालकर बात करना, ये तहरीक का मंशा है और ये तहरीक का मंशूर है। आइंदा भी गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान नहीं रहे, उनका मिशन जारी है। आदम मलिक एडवोकेट नहीं रहे, उनका मिशन जारी है। मजीद डॉक्टर ख़ायम खान नहीं रहे, उनका मिशन जारी है। हो सकता है कि आज स्टेज पर हम जो मौजूद हैं हम ना रहे, लेकिन तहरीक का मिशन जारी रखना हैदराबाद के मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर हैदराबाद के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद का जो पढ़ा लिखा तबका है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। मैंने इंतखाबात के दौरान इलेक्शन में ये बात कहा था कि हार जीत अल्लाह के हाथ है। इंतखाबात का रिज़ल्ट आएगा, दूसरे दिन अमजदुल्ला खान को आप मैदान में देखेंगे। और 3 तारीख़ के दिन रिज़ल्ट आया, 4 तारीख़ के दिन से फजर के नमाज से अमजदुल्ला खान आपके दरमियान में हैं। कल मेरे पर उतनी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास 45,000 वोटों की जिम्मेदारी है। मैं उन 45,000 मेरे जो वोटर्स हैं याकुतपुरे के, यकीनन एक एक वोट 1-1 लाख वोटों के बराबर है। 1-1 घंटा लाइन में ठहर कर वोट डाले। जो लोग, जो ख़वातीन कभी घर से नहीं निकले, पर्दे में रहने वाले ख़वातीन अमजदुल्ला खान को वोट डाले। मैं वो पोलिंग के दिन का मंज़र नहीं भूल सकता। मैं जब पोलिंग बूथ पर जा रहा था, मेरी ज़ईफ़ माएँ, मेरी बहनें मुझे देखकर कह रहे थे कि आप वक्त ज़ाया मत करो, आप यहाँ पर मत आओ, आप दूसरे पोलिंग बूथ पर जाओ। ये ज़िम्मेदारी हमारी है आपको जिताने की। और यकीनन ये तो अल्लाह का फ़ैसला है। मैंने कबूल किया। शायद मैं ये सोच रहा, मैंने जब रिज़ल्ट हुआ 50 वोट से आगे, 100 वोट से पीछे, 50 वोट से आगे, 100 वोट से पीछे, ये चल रही थी कमेंट्री। रिज़ल्ट आया, मैं एक मंज़र देखा उस दिन काउंटिंग हाल में। मैं काउंटिंग हाल में एक मंज़र देखा कि जो जीता हुआ उम्मीदवार था या उसके साथ जो आए थे, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, किसी के चेहरे पर अल्लाह खुशी नहीं थी। मेरे साथ वाले रो रहे थे मुझे लपट कर। वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे थे कांस्टेबल्स, गैर मुस्लिम हिंदू कांस्टेबल्स से बेचारे पुलिस वाले, मैं जब डब्बों को देखने जा रहा था तो उनसे मिल रहा था रोज़ाना। एक 5-6 दिन हम जब भी रिटर्निंग ऑफिसर करने जा रहे थे, वो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे। 4-5 पुलिस वाले गैर मुस्लिम मुझे लपट कर रो रहे थे कि साहब आप जीतना था, साहब आप जीतना था, साहब आप नहीं जीते, साहब आप जीतना था, साहब। गैर मुस्लिम लपट कर मुझे रो रहे थे। आप बताइए, मैं तो उनका कभी काम नहीं किया, मैं पहचानता भी नहीं उनको। तो तहरीक का जो मिशन है, गौर करिए, इंतखाबात की हार जीत आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगी हमको यकीनन। तो बहरहाल जो जीते हुए उम्मीदवार के ना चेहरे पे खुशी थी, ना उनके साथ वाले मुतमईन थे, कि उनको खुद यकीन है कि हमने अमजदुल्ला खान को गिरफ्तार करवाया। 50 लाख रुपए एक IPS ऑफिसर को दिए गए अमजदुल्ला खान को गिरफ्तार करने के लिए। 4 घंटे वो इंस्पेक्टर रैन बाजार, वो दरिंदर, वो हरामी जो गिरफ्तार किया मुझको, इंशाअल्लाह अगर फ़र्ज करिए यहाँ पर कानून वो IPS ऑफिसर या उस इंस्पेक्टर रैन बाजार का बदला नहीं ले सकूंगा मैं। यहाँ पर अगर कानून मेरे साथ इंसाफ नहीं करेगा, मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है कि ऐसा इबरतनाक उसका अंजाम होगा वो IPS ऑफिसर का और वो इंस्पेक्टर का। दुनिया देखेगी, आप देखेंगे, मैं देखूंगा उसके साथ क्या इबरतनाक
मंजर पेश आएगा, याद रखिए। 4 घंटे मुझको गिरफ्तार कर लिए, मेरे टेलीफोनों को खींच लिए, मुझको बात करने नहीं दिए, बोकसिंग करके ये लोग जीते। लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता तो शायद मेरी इतनी मुसलमानों के दिलों में या गैर मुस्लिम सेक्युलर हिंदुओं के दिलों में मेरी इतनी इज्जत नहीं बनती। आज जो मेरी इज्जत बनी है, आज आप बताइए, मैं इलेक्शन लड़ा याकुतपुरे से चंद्रायन गुट्टे का। अरे तुम बड़े बड़े दावे किए इलेक्शन में कि चंद्रायन गुट्टा मंजलिस का किला। अरे चंद्रायन गुट्टा अमानुल्लाह खान का बाग, अमानुल्लाह खान उस बाग का मालिक है अमानुल्लाह खान। कहाँ थे? तुम्हारे दूध के दांत नहीं जड़े थे जब तलब कट्टा अमानुल्लाह खान बसाया। अरे तुम कहाँ थे? तुम चड्डी में तुम्हारा मूत निकलता था जब अमान नगर भी, भवानी नगर, गाजी मिल्लत कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर बसा। वो चंद्रायन गुट्टा जो अक्सरियती वाला था, वो चंद्रायन गुट्टे को मुस्लिम हल्का बनाया। ये बस्तियां बसे जिसकी वजह से तुम्हारे बाप पार्लियामेंट गए, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई पार्लियामेंट गया। चंद्रायन गुट्टा तुम्हारा किला नहीं, वो मरहूम अमानुल्लाह खान का किला है। 2 दौरों में बेपहरे हो गए, 2 दौरों में बैठे हुए यहाँ पर हमारे रियासत नगर, फतेह शाह नगर, मोइन बाग के लोग बैठे हुए हैं कि मुझे बुलाए। मैं गया वहाँ पर, मैं तो हर जगह जाता हूँ, लाल दरवाज़ा, गौलीपुरा, जहाँ जहाँ बुला रहे हैं जा रहा हूँ। हारा मैं इलेक्शन, गौलीपुरे में लोग रो रहे हैं। हारा मैं इलेक्शन, परसों मैं एक हमारे अग्रवाल साहब की दावत में गया, बेगम बाज़ार के बेचारे बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनकी दावत में गया मैं। बखुदा मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर कह रहा हूँ ये बात कि मैं जब उनकी दावत में गया तो अक्सर हिंदू फंक्शन में पूरा लोग क्राउड एक ही जगह रहता, ख़वातीन मर्द पूरे थे सब। तो उन्होंने बोले कि साहब मैं जब दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे के स्टेज से उतरा तो खाने की तरफ लेकर गए मुझे। जगह जगह बेगम बाज़ार के पूरे लोग ठहरे हुए हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं। हैदराबाद की पूरी क्रीमी लेयर थे, पूरे गैर मुस्लिम लोग हैं, यानी मियाँ बीवी, बेटी बेटा पूरे आपस में बात कर रहे हैं, मुझे बताकर मेरे साथ मेरे गम में शरीक हो रहे हैं। साहब आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, साहब आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, साहब आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। आप बतलाइए, क्या ये इज्जत काफ़ी नहीं है मुझे? क्या आप बतलाइए, ये मोहब्बत काफ़ी नहीं है? कि लीडर कब बनता है इंसान? लीडर किसको बोलते हैं? मरहूम गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को लीडर बोला जाता है। तुम लीडर नहीं, वो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी की आंख, जो दोनों कम्युनिटी का अगर चाहने वाला, उसको लीडर। आप बताइए, मरहूम क़ायद को मर के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 20 साल होने को आ रहा है। मैं परसों में इलेक्शन में जा रहा हूँ तो ऐसा लोग रो रहे हैं, दरवाज़ा खोल के लपटा ले रहे हैं ज़ईफ़ लोग। अमान नगर ए में गया, मैं हैरत हुई मुझे सुन के, लोग रो रहे थे। वो सोमनाथ मंदिर के सामने मोहरी भैरी है, ख़वातीन बता रही, बाबा अगर अमानुल्लाह खान रहते तो आज ये हमारी हालत नहीं रहती। अमान नगर एक ही गलियों में फिर रहा था मैं, बोले अमानुल्लाह खान तकरीबन हफ्ते में एक बार हमारी गली में आते थे। खान साहब के इंतकाल के बाद में ना हम तो कारपोरेटर की सूरत देखे, ना एमएलए की सूरत देखे हम। तो बहरहाल ये मोहब्बत आपके मरहूम क़ायद की थी। आप आज अमजदुल्लाह खान जो 45,000 वोट लिया, ये अमजदुल्लाह खान के वोट नहीं है। खुदारा ये मेरी तारीफ़ें मत करिए, ये अमजदुल्लाह खान के वोट नहीं है, ये मरहूम क़ायद की मोहब्बत है जो वोटरों ने 45,000 वोट दिया। ये मरहूम क़ायद अमानुल्लाह खान की हैदराबाद की चाहत है, याकुतपुरे की चाहत है। जो ये जो बाकड़ बिल्ले जो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, ये जो अवाम को भूल गए साहब। आप बतलाइए, ये 9 साल में ये जो 9 साल में जो इक़्तिदार में थे ना तेलंगाना के लिए, आप बताइए, जब तेलंगाना की बात आई, क्या बताओ कोई शेरवानी पहन के तेलंगाना के एजिटेशन में कोई आप किसी को देखते थे? 2 जने बराबर जाते थे, एक अमजदुल्लाह खान और एक बेचारे हामिद मोहम्मद खान साहब, जो जमात इस्लामी से जिसका ताल्लुक़ था। जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है
जो तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों को गाँव जाकर तेलंगाना आने से क्या फ़ायदा है और तेलंगाना के लिए मुसलमान क्या करना चाहिए। और अगर कोई वो शख्स था तो उसका नाम था अमजदुल्ला खान। हर जगह तेलंगाना की तहरीक हम चलाए और ये मामू को सीएम हम बनाए। लेकिन मामू क्या करे, अक्सर जो मामू रहता, अगर कोई रक्कास को भी अगर मामू बोल दिए तो उसके दिल में मोहब्बत आ जाती। लेकिन ये क्या किया, ये नकटा चपटा, ये बेचारा जो है केसीआर जैसा ही इख्तिदार में आया हमको भूल गया। ठीक है, चलो जान दो, आप एमबीटी को भूल गए, एमआईएम को गले लगा लिए, हम कुछ नहीं बोले, हम खामोश बैठे। हम पलट के मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे कने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स है कि जितना जुल्म ये 9 साल में एमबीटी के वर्कर्स पे किया गया पुलिस की तरफ से, ये एमआईएम और बीआरएस की सरकार एक एक मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों के ऊपर 10-10, 15-15 केसेस बुक किए। मेरे ऊपर तकरीबन 30 केसेस, मजीदुल्लाह खान फरद के ऊपर केसेस। अरे कितना तंग किया गया, चुन चुन के तहरीक के कारकुनों के घरों पे लाइट वालों को भी जाके रेड मारने लगाए। हम 12 बोल रहे थे, 12 बार मैं केटीआर को मैसेज कर रहा था, देखो ये चीज गलत हो रही है, देखो ये चीज गलत हो रही है, देखो ये चीज गलत हो रही है। इख्तिदार के नशे पे धुत थे, इख्तिदार के नशे पे धुत थे। ठीक है, हमको जुल्म किए, हमको भूल गए, मुसलमानों के मसाइल को भी भूल गए। मैं बार बार कहता हूं कि जिस वक़्त ये टीआरएस से बीआरएस हुई थी उस वक़्त का मेरा ट्वीट निकाल कर पढ़ो। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं बोला कि केसीआर इज ऑन सुसाइडल पाथ, बोला मैं, और आज वैसे ही हुआ। जब ये मस्जिदों को शहीद किए सेक्रेटेरिएट के, सबसे पहला अमजदुल्ला खान बयान दिया। पता नहीं मैं कभी कोई तकरीर करता हूं तो मैं कोई ऐसा प्रिपेयर होके आज ये बात करना, ये इस मुद्दे पे बोलना नहीं, बस एक लहर आ जाता जहन में, हम बोल देते। मैं उस दिन एक बयान में कहा क्या केसीआर तू ये महल बना रहा है लेकिन अल्लाह तुझे कदम रखने नहीं देगा ये महल में, बोला मैं। और वैसे ही हुआ, सेक्रेटेरिएट बन के दुल्हन बन के तैयार हो गई। लेकिन ये नकटा मामू आज सेक्रेटेरिएट में जाने के काबिल नहीं है। ये अल्लाह की मार है, इसको बोलते अल्लाह की मार। अब मामू के साथ साथ भांजे को भी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए मार। अब आप बताइए कि 10 साल से पूरे 9 साल इख्तिदार में रहे ये लोग। आप बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, पुराने एमएलए, नए एमएलए, ओल्ड सिटी में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बताओ आप। ओल्ड सिटी में नहीं, ओल्ड सिटी में कहीं फैक्ट्रीज डाले क्या, बताओ आप, नहीं डाले। हैदराबाद पार्लियामेंट के बाजुक में एक महेश्वरम पार्लियामेंट है, क्या नाम है उसका, महेश्वरम नहीं, चिवड़ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें महेश्वरम, चिवड़ला, परगी, टांडूर, न जाने 7 असेंबली। डॉक्टर रंजीत रेड्डी, चलो अपन दोनों का मुकाबला करेंगे, हैदराबाद पार्लियामेंट और चिवड़ला पार्लियामेंट। मेरे पास एक स्पीच है केटीआर की और डॉक्टर रंजीत रेड्डी की। 157 एमएनसी कंपनीज चिवड़ला में आए। कहां पर आए, चिवड़ला में। 157 मल्टीनेशनल कंपनीज। और हैदराबाद को क्या मिला, हैदराबाद की जब बारी आई मुर्गी खुड़क हो गई, मुर्गी खुड़क हो गई। हैदराबाद की बारी आई जब, पूरे हैदराबाद के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एमआईएम के पट्टे हैं, जितने पालतू है, मैं उन तमाम को चैलेंज कर रहा हूं। मन्नान भाई ऊपर आइए, आप हमारे एक सीनियर कामरेड, आइए ऊपर आइए। तो आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप बतलाओ कि कोई एक बड़ी पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में एक कोई एमएनसी कंपनी बताओ जिसमें मुसलमानों को नौकरियां मिले, बताओ आप। चलो 9 साल की बात करेंगे अपन। वी विल स्पीक ऑन डेवलपमेंट। छोड़ दो क्या हुआ, तुम मामू के साथ थे, मस्जिदां शहीद हो गए, आप खामोश रहे। उसके बाद में एनकाउंटर हुए, आप खामोश रहे। आप जो है शादी मुबारक का तो ऐसा ढंडोरा पीटे,
आप बताओ कि आप शादियां नहीं हो रही मुसलमानों के, नई सरकार में क्या शादी मुबारक नहीं आ रही? लेकिन मैं कई चीज़ है, अनकरीब मजलिस बचाओ तहरीक का एक डेलीगेशन हमारे रेवंत रेड्डी साहब से मिलने वाला है। ये जो टेमरिस के जो इदारों की बात आई ना, करोड़ों रुपए का स्कैंडल है उसके अंदर, करोड़ों रुपए का। वो काले पठान को लाके बिठा दिए थे वहां पर, एक खां को, करोड़ों रुपए का। अरे मैं ईमानदार हूं बोल रहा, करोड़ों रुपए खा जा रहा, मैं ईमानदार हूं बोल रहा, करोड़ों रुपए खा जा रहा। मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से नहीं, उसमें यह है कि पठान जो है काला नहीं होता, गौर करिए आप। तो वहां पर यह बात प्रॉब्लम आ रही। ये एक खां के जो इन्हों 9 साल जो गवर्नमेंट एडवाइजर थे ना, इन्हों माइनॉरिटी अफेयर्स पे, पहले कम काले थे, इन्हों और काले हो गए वहां बैठ के। तो इसके ऊपर सीआईडी की इंक्वायरी होना, पूरा टेमरिस डिपार्टमेंट में कम से कम 9 साल में 500-600 करोड़ का स्कैंडल हुआ। रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा है। दूसरा मुतालबा है रेवंत रेड्डी साहब से, ये शहर में बारिश हुई थी, बारिश हुई तो 10-10 हजार रुपए जिसके घर में पानी आया उनको दिए, बोले कम से कम वो उसमें स्कैंडल है। मैं कई दिन से आरटीआई डाल के पूछ रहा हूं कि आप जो 10-10 हजार रुपए बांटे, आधार कार्ड की कॉपी लेके किसको बांटे? पूरे चोरा गांव बांट लिए, बीआरएस और एमआईएम वाले, जो घर में पानी आया बोल के 10-10 हजार रुपए बांटे। या जितने महफिल में बैठे हुए हैं, क्या किसी के घर में पानी आया उनको 10 हजार रुपए मिले क्या? बताओ। उसकी भी सीआईडी इंक्वायरी होना। ये कम से कम, मैं समझता हूं हमारे रहमान मियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोल रहे थे कितना टोटल कितने पैसे बांटे हैं लोग पूरे शहर में? 550 करोड़ का घपला है, 500 करोड़। ये जो बारिश के नाम पे 10-10 हजार रुपए एक एक घर पे बांटे, वो किसको बांटे? वो बांटे सो वाले का आधार कार्ड की कॉपी रखे। अरे बिल्डिंग में उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा, उसके घर में पानी आ गया, एमआईएम लीडर है उन्हें, ये बीआरएस और एमआईएम 500 करोड़ रुपए का घपला। टिमरिस में 600 करोड़ का घपला, ये बारिश का जो घपला 500 करोड़ का घपला। अब आइए वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों का, मामू जाके लाख डाल दिए। और मामू क्या करे, ये जो लाख कैसा डाले इन्हों, इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना। वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट इदारा है, दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बट दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल वक्फ बोर्ड। आप पूरे खामोश रहे, एमपी साहब खामोश रहे, एमएलए साहब खामोश रहे, बाकड़े पहलवान खामोश रहे। 6 साल से लाख है। मैं चाहता हूं कि ये पूरे 9 साल में जो वक्फ केसेस हम हारे, वो पूरे केसेस का रेवंत रेड्डी साहब रिव्यू करना, फिर से दोबारा अपील करना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज हमको होना। हम खामोश बैठने वाले नहीं, हम आपको इख्तियार दे सकते। अगर हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, मुसलमान कल फिर नाराज हो जाएंगे। याद रखो आप, मामू से बदतर हालत होंगी अगर हमको वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे तो। हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे वापिस होना होना होना, हमको वक्फ प्रॉपर्टीज। हम खामोश बैठने वाले नहीं, चाहे वो कोई भी दलाल करे कब्जे में रहो, मारो, तोड़ दो सारों को, पूरा बुलडोजर चला दो, हमको हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज होना। मैं परसों निजामाबाद गया था भाई, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी पे, बोमन्ना ब्रदर्स कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है निजामाबाद में। मुसलमान प्रेस वाले ठहर के मेरे को बताए, साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। आंख से आंसू आ गए देखकर। ये 9 साल में जो वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हुए, पिछले 50 साल में हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हुए। अगर सही इंक्वायरी हुई, मामू अंदर, मामू का बेटा अंदर, मामू का भांजा अंदर, मामू का भतीजा अंदर, मामू का मुंह बोला भांजा भी अंदर, ये पूरे बस भर के जाएंगे चंचलगुड़ा जेल को। वक्फ प्रॉपर्टीज की सीआईडी इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई बोले तो बीजेपी है, फिर इन्हों जाके मैनेज कर लेते, पुराना गुलामू साहब माफ कर दो, फिर एडजस्टमेंट हो जाता। अब आइए आने वाले इंतखाबात में, अरे मैं बोला पार्लियामेंट इलेक्शन में धमाका दूंगा, इतना ही बोला। अरे रे 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 रे, इतने पीछे पड़ गए मेरे। अब परसों देखिए आप, ये प्रजा पालना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रजा पालना?
गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप, सरकार आपके दरवाजे पर, सरकार आपके दरवाजे पर, गवर्नमेंट। देखिए, आप कभी किसी की तायीद या मुखालिफत करते ना, अवाम की भलाई के लिए अगर आप करें तो अवाम भी खुश होती। इन्हों जाके झंडा चढ़ाए तिरंगा, मासब टैंक के ग्राउंड में ऐलान कर दिए, किसी से राय नहीं, मशवरा नहीं। इन्हें 9 मस्जिदां शहीद कर दिया, इन्हें इनकाउंटरां कर दे रहा, इन्हें वफ़ के जायदातों को तबाह कर दे रहा। अरे एमपी साहब असदुद्दीन ओवैसी, आप 4 मुखालिफिन को, 4 तायीद वालों को बुलाना, पूछना। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला इस्लाम में आप बोला कि भाई मशवरा करो। आप जब लीडर बन रही किसी के, आप किसी के रहनुमा बन रही, तो आप राय लियो, मशवरा लियो, आप बातचीत करो। नहीं करे, इन्हों अचानक ऐलान, मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा, जाओ, उन्हों भी बैगन में मिल गए, तुम भी बैगन में मिल जाओ, जाओ। हाँ, मामू माल उठा के गिर गए, तुम भी गिर जाओ, जाओ, खत्म, द स्टोरी का एंड। अब उसके बाद में आप क्या करें, तिरंगा झंडा चढ़ा के ऐलान कर दिए कि हम जो है मामू की सरकार को तायीद करेंगे। अब ये नहीं देखे मामू नकटा है, चपटा है, काला है, पीला है, नहीं देखे। अपने अब्बा को अपन गाली दे लिए, आई एम वेरी सॉरी, अब्बा को गाली दे लिए। मामू बोले तो सालार तो शरीफ आदमी थे, बहुत बेचारे नेक थे इंसान, अब उन्होंने कैसा मामू हो गए? ठीक है, वो बाद में पूछेंगे उनसे। अब आइए इलेक्शन में, अपन करे सो करे तायीद, 151 उलमा की तायीद डाले अखबार में, 151 उलमा। ये जो बीजेपी के 9 एमएलए तेलंगाना में जो जीते, उसके लिए राष्ट्र असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है, राष्ट्र। मैं बोला कि 8 एमएलए मुबारक, एमआईएम को 8 एमएलए मुबारक। एक साहब फोन करे, भाई उनके 7 एमएलए, आप 8 एमएलए मुबारक कई को बोले? मतलब राजा सिंह भी उनका ही है ना, उसको कहीं को छोड़ दे रही? आप बताइए, कितनी साजिश करे, कितनी साजिश करे राजा सिंह को जिताने के लिए। आप देखिए कितनी साजिश करे ये लोग राजा सिंह को जिताने के लिए। ये जो बीजेपी के 9 एमएलए, अभी हमारे आदिलाबाद के सदर साहब यहाँ पर बैठे हुए, मेरी उनकी गुफ्तगू चल रही थी कि एमआईएम वाले आके माजिद हुसैन इलेक्शन से पहले, असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन से पहले, सारे आदिलाबाद के मुसलमान कांग्रेस को वोट देना चाह रहे, मगर जबरदस्ती जलसा करके वहाँ बीआरएस की तायीद करे। ये मुस्लिम वोट बीआरएस को जाने की वजह से आदिलाबाद में बीजेपी जीत गई। निजामाबाद में मोहम्मद अली शब्बीर वहाँ पर उम्मीदवार है बेचारे, उनको उम्मीदवार दिए कांग्रेस वाले, बोले कि भाई कामारेड्डी में आप सीएम के खिलाफ में इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमको ऐसा डाउट है, आप एक काम करिए, आप निजामाबाद लड़ो। अचानक एमपी साहब के पेट में मोड़ हो गई, अरे शब्बीर अली जीता तो इन्हें डिप्टी सीएम बन जाएगा, होम मिनिस्टर, एक मुसलमान होम मिनिस्टर बन जाएगा, इन्हें निकल के मुसलमानों के मसाइल हल करेंगा, तेलंगाना में जो है मुसलमानों की फलाह बहबूद होंगी। एमपी साहब के पेट में दर्द हो गई। एमपी साहब क्या करे, अपने जाबेड़ बिल्ले को भेजे वहाँ पर। समझ गए ना जाबेड़ बिल्ला कौन? वो भैंसे का। अब आप बताइए, हमारे कौन सा हमारे आमिर शकील, हाँ भैंस, बोधन में आमिर शकील साहब वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही, पूरे स्टेट में बीआरएस की तायीद कर रही, हमारे असदुद्दीन ओवैसी और आपके 151 उलमा, लेकिन आमिर शकील की मुखालिफत कर रहे वहाँ पर। आमिर शकील की मुखालिफत दबा के करे। ये जाबेड़ बिल्ला वहाँ पर गया, वहाँ जाके क्या करा, अक्का से पैसे लेके, वो अन्ना से पैसे लेके, वो कांग्रेस वालों से पैसे लेके वहाँ पर बांटा बांट के उनको हराया। लफ्ज़ मुस्लिम क़यादत नहीं होना, लफ्ज़ तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत नहीं होना, कोई पार्टी में कोई मुसलमान लीडर नहीं बनना, कांग्रेस में कोई मुसलमान नहीं रहना, बीआरएस में कोई मुसलमान नहीं रहना। फिर उसके बाद में क्या करें, निजामाबाद। अब आप देखो वहाँ पर एक तायीद बीआरएस की, वहाँ कांग्रेस की तायीद करे, यहाँ के बीआरएस की तायीद करे। पूरे इनके काउंसलर्स जो है अंदर उन्हीं शब्बीर अली साहब से बातचीत करने के, भाई आप एक मोमिन भाई है, पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह, हम आपकी तायीद कर रहे हैं। बोले नहीं, इन्हें जाके वहाँ बैठ गया निज़ामाबाद में, बैठ के जाबेड़ बिल्ला क्या करा, ये जाबेड़ बिल्ला प्लानिंग करा पूरी, वहाँ पर
पूरे काउंसलरों को पैसे दिलाया है जाबड़ बिल्ला, दिला के जो है निज़ामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर को हराए वहाँ पर। अब उसके बाद में आइए अजहरुद्दीन, आपका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पर, एक काउंसलर है, कितनी बेइज्जती हो गई बताओ, 7,000 वोट लिया इनका वहाँ पर। वहाँ अब आके सोशल मीडिया पे लोग, परसों कोई एक कारपोरेटर साहब जुबली हिल के बारे में बोल रहे थे। आप बताइए कि मैं कम वोट ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा वोट ले रहा हूँ, नहीं। राजस्थान में एमआईएम के कैंडिडेट 1500-2000 वोट लिए, लेकिन मेरा जो प्रेजेंस है, मैं वहाँ जाके जो तकरीरा करता हूँ, अब मैं तो पूरा अजला नहीं फिरा, लेकिन कई लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई केसीआर और बीआरएस जो हारी ना, आपकी वजह से हारी। अरे मैं बोला मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, मेरी वजह से कई को हारे? तो बोले नहीं, आप जो 9 साल से पीठ लगे थे, जो मस्जिदों की, एनकाउंटरों की, जो वक्फ की जायदादों की तबाही, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, जो अवाम में आपके जो वीडियोस आ रहे थे, अवाम में जो आपके बयानात आ रहे थे, जो मुसलमानों को आप जो उजागर कर रहे थे आप ये मामू की सरकार के बारे में, तो ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबर जाके जो राजस्थान में तकरीरा करे, वहाँ बीजेपी जीती। ये असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रेजेंस था जुबली हिल में, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और अब मोहम्मद अजहरुद्दीन वहाँ पर इलेक्शन हारे। हालांकि बहुत दोस्ती है दोनों की, अजहरुद्दीन और असदुद्दीन दोनों की बेहतरीन दोस्ती, बैट और बॉल की दोस्ती है, इनू बैट उनू बॉल। लेकिन कम से कम एमपी साहब अपने दोस्त का तो ख्याल करना था, दोस्त को तो एमएलए बनने देना था। बचपन के दोस्त दोनों साथ क्रिकेट खेलिए। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, इनू किसी के नहीं है, इनू ना दोस्त के है, ना इनू पार्टी के जमात के लोगों के है, इनू किसी के नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे संतोष नगर का एक बहुत हार्ड एमआईएम का वर्कर था बेचारा, मैं पदयात्रा में गया, हमारे बाखर हुसैन शास के घर में बैठा, तो बाहर आके क्या नाम है बेचारे का, मर्डर हुआ सो, हाँ कुछ तारिक नाम है बेचारे का, बाबा बोलते शायद उसको, बाबा। 6 जने उसको मार दिए, पूरा वीडियो आया, उसको 6 जने मारे। एमएलए साहब लेके जाके सरेंडर कर रही। मजलिस के वास्ते जान देने वाला, मजलिस के वास्ते काम करने वाला, उसका कत्ल हुआ तो आपके एमएलए कारपोरेटर लिख जाके खातिलों को सरेंडर करा रही। संतोष नगर में एक को अगवा करके लेके जाके नामपल्ली में रख के टार्चर करे, उसको मारे, खातिलों को लेके जाके मजलिस वाले सरेंडर करा रही। तो आप बताइए कि अल्लाह की मार पड़ती नहीं पड़ती इन लोगों को, बताइए आप। तो बहरहाल पूरे जो तेलंगाना में 9 एमएलए जीते ना, इसका पूरा क्रेडिट असदुद्दीन ओवैसी को जाता। इन्हों पूरा भड़काए, साजिश करे, इन्हों पूरे उलमा मशाइख इनको ज़बरदस्ती नहीं, 151 उलमा को बीआरएस की तायद करो, बीआरएस। अरे पूरा तेलंगाना का वेव चल रहा कांग्रेस, तेलंगाना के पूरे मुसलमान कांग्रेस को दे रही। आज ये महासेवा करना चाहिए। उन तमाम उलमा मशाइखीन को अमजदुल्ला खान की दर्दमंदाना अपील है कि आपको मिसयूज़ किया गया, आपका इस्तेमाल किया गया, आपके नाम का इस्तेमाल किया गया। आप असदुद्दीन ओवैसी पे क्रिमिनल केसेस बुक करो। आप बोलो कि ये हमारे से बगैर पूछे, हमारे से बगैर राय लिए कि ये हमारा नाम का इस्तेमाल किया गया। आप बताइए, आप एक उलमा हैं, आप एक मशाइख है, अगर आपके चाहने वाले आप जिसकी तायद कर रहे हैं उसको वोट नहीं दे रही, तो आज आपको महासेवा करने का वक्त आ गया ये कि भाई हम जो लीडर को अपना लीडर मान रहे थे, वो लीडर हमको धोखा दिया, उसकी कोई ज़ात थी, उसकी मफाद थी जो उन्हें बीआरएस की तायद कर रहा था। तो बहरहाल अब आने वाले इंतखाबात है, रिज़ल्ट निकलने के बाद में मैं बोला कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं धमाका दूंगा। अरे रे 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 रे, इतना परेशान, इतना अच्छा। अब क्या करें, फिर साजिश आई है। ये साजिश करने वाले खामोश नहीं बैठ रहे। परसों असेंबली इलेक्शन चालू हुआ, असेंबली सेशन चालू हुआ। असेंबली सेशन में क्या हुआ बताओ मैं आपको, गैर जरूरी। अरे नई सरकार बनी भाई, जुम्मा 8 दिन हुआ, दुल्हन नई घर को आई, आते ही अब अगर बच्चा अपनी पसंद से शादी कर लिया तो गुस्से में रहते, मदर इन लॉ फुल गरम रहता मामला, कुछ भी निकालना इसका बोल के। अब इन्हों क्या करते, उन्हें वैसा चली, इन्हें ऐसा बैठी, चुप घसते उसको। अब इन्हों क्या करे, अब इनके हाथों से पूरा पावर चलेगा। अब इन्हों एमएलए रह के इन्हों नल एंड वाइड है, इन्हों कुछ कौम के काम के नहीं है।
इन्हों जो है कोई, ये अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिख के रख लो, ये 7 जो एमआईएम के एमएलए है ये पूरे नल एंड वाइड है। अब ये कांग्रेस की सरकार में इन लगा कुछ ना अपनी पैरवी कर ले सकते। ये जो लैंड ग्राबरों का माफिया है, हल्लू हल्लू एक एक लैंड ग्राबर सरकते जा रहा, देख ले रहा हूँ नहीं, अरे नहीं इन्हें ढीला हो गया। अब सरकार अन्ना की, अन्ना दे रहे हैं, दबा के बोल रहे हैं। अब अन्ना असेंबली में दिए, सलाम करता हूँ रेवंत रेड्डी को, दबा के दिए, बोले रात भर बोलूँ क्या तुम्हारे बारे में, वहाँ से लाऊं क्या नादंडा भास्कर राव से। अच्छी स्टडी है जी विचारों करें पूरे एमआईएम के बारे में, कौन दे रही क्यों उनको। हमारे सलीम भाई के तकरीरा सुन रहे शायद उन्होंने, पूरे सलीम भाई के जुमले सुन के वहाँ असेंबली में बोल रहे हैं ना पूरे बात। अब क्या हुआ देखिए, नई सरकार आई, अब ये लौंडा पॉलिटिक्स बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, ये बड़ा लौंडा छोटा लौंडा। 9 साल बेटे आलेर एनकाउंटर याद नहीं आया, तुम्हारा एमपी, तुम्हारे हल्का अकबरुद्दीन ओवैसी के हल्के के 2 बच्चे रियासत नगर के कलमा गो भाई 6 लोगों को ये मामू की सरकार ले जाके एनकाउंटर कर डाली। तुम नमाजे जनाजा में नहीं आए। अहमद बलाला के हल्के के 4 बच्चे, तुम नमाजे जनाजा में नहीं आए। 9 साल आलेर एनकाउंटर याद नहीं आया। आलेर एनकाउंटर कब याद आता मालूम, जब अमजदुल्ला का अंगूठा करता नीचे से, तो जब याद आता। और 0 ओवर, अब ये परसों को उनकी आके एक वीडियो बना रहा, आलेर एनकाउंटर की आवाज़ फलाने दिन उठाए, फलाने दिन उठाए, तोता बोल रहा मिट्ठू बेटे पप्पी दो, बोलते कर रहा उन्हें। तो अब ये मिट्ठू बेटा बोल रहा कि आलेर एनकाउंटर का अकबर ओवैसी साहब, कोई कारपोरेटर है शायद बेचारा, माफ़ करना मैं तोता बोल दिया उनको। तो अब ये तोता बोल रहा कि अकबर ओवैसी साहब आवाज़ उठाए। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं उठाए, कब उठाए, अरे बेवकूफ़, अरे जाहिल। देखो आप चाहने वाले रहना, जाहिल नहीं रहना। मेरे चाहने वालों को भी आके बाज़ वक़्त मेरी गैर ज़रूरी तारीफ़ करे तो मैं बोलता हूँ भाई क्या गलती हो गई क्या, मेरे से पूछता हूँ कहीं को चढ़ा रहे बैगन में मिलाते क्या, चढ़ा चढ़ा के मेरे को नहीं। अब आते भाई बस लोग रहते ना, अब हमारे को भी चढ़ाते। एमपी साहब सलाम अलैकुम बोल रहे एक जने, मतलब क्या है निकल गई क्या, पूछा मैं बैगन में मिलाते क्या मेरे को। तो बहरहाल अब इनू क्या बोल रहे हैं आके, किससे पूछ रहे, मारा कौन, मामू की सरकार, केसीआर की गवर्नमेंट। सवाल कर रही रेवंत रेड्डी से आलेर एनकाउंटर का क्या होगा। 9 साल तक 6 मरतबा ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाई। कितने मरतबा है, 6 मरतबा। और पूरे 6 मरतबा 0 ओवर में उठाए। 0 ओवर के मायने क्या है, अरे वो जाहिल, 0 ओवर के मायने पढ़ पहले, असेंबली की रुदात निकाल के देखो गूगल पे जाके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ओवर ड्यूरिंग असेंबली। हुकूमत जवाब दे नहीं रहती। अरे जिस दिन आलेर एनकाउंटर हुआ पूरे एमआईएम के एमएलए जाके केसीआर को बोलना था आज के बाद टीआरएस का एआईएमआईएम का कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं रहेगा जब तक आलेर एनकाउंटर के जो कातिल पुलिस वाले हैं उनको हम अगर कत्ल के मुकदमे में तुम गिरफ्तार नहीं करेंगे, आज के बाद में हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म। तो अमजदुल्ला खान तुमको सलाम करता नहीं बोले। 9 साल तक खामोश रहे। बच्चा बोला नहीं बोला, बच्चा बोला नहीं बोला, बोला नहीं बोला, बोला तो क्या बोला, अम्मा मरो बाबा मरो बोला। अब ये बच्चा रेवंत अन्ना से पूछ रहा आलेर एनकाउंटर का क्या होगा। 9 साल तक क्या थे मुंह में, किसका चूसते बैठे थे बेटे, बोलो आप, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये आवाम पूछ रही है। आप सोशल मीडिया में नीचे पढ़ो, आप सोशल मीडिया में जिस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी का रेवंत रेड्डी की तकरीर चल रही थी, खुद अकबरुद्दीन ओवैसी के यूट्यूब चैनल खोल के देखा तो 350 गालियाँ हैं उसमें। अच्छा आप क्या पूछ रही, वक्फ बोर्ड के लिए मैं लड़ता रहा, मैं वो करा, मैं ये करा। वही पुराने एक ज़माने में वो भारत न्यूज़ से तकरीर छपती थी, अभी कोई बोले कि सालारे मिल्लत पार्लियामेंट को हला दिए। सालारे मिल्लत जाते नहीं थे पार्लियामेंट को। या भारत न्यूज़ से एक न्यूज़ आती थी 4 कॉलम की कि सालारे मिल्लत हला दिए पार्लियामेंट को। पिल्लेरा इतने मजबूत हलती पार्लियामेंट। तो बहरहाल वही दौर समझ रही नू, बाबा बेटे का, बाबा का दौर समझ रही। अब इन्हों पूछ रहे वफ़ के जायदादों का। दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबन 30-35 हज़ार करोड़ की जायदाद ये मामू की सरकार तबाह करी। हम वक्फ ट्रिब्यूनल में केस जीते हुए हैं, हम लोअर कोर्ट में केस जीते हुए हैं। ये केसीआर की गवर्नमेंट
ये केटीआर की गवर्नमेंट, ये हरीश राव की गवर्नमेंट, ये कविता की गवर्नमेंट, ये संतोष राव की गवर्नमेंट हमारे केस को वीक करे और हाई कोर्ट में जो हम केस जीते हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को हरा दिए। मुसलमानों का 35,000 करोड़ का नुकसान करे ये मामू भांजे मिलके हमको क्या दे रहे हैं? भीख का चिप्पा। 10 लाख रुपए दलित बंधु और हमको 1 लाख, हमको 1 लाख, और वो भी किसके पैसे? हमारे पैसे मार के हमारे को पैसे दे रहे हैं। तो आप बतलाओ, अब ये पूरा दौर चले गया। अब इन्हों बोल रहे वफ की जायदादों के वास्ते तहफुज करना कहते, इन्हों 9 साल से लड़े कहते। तुम 9 साल से लड़े बेटे, तो ये दरगाह हजरत ईसा, ये हुसैन शाह वली का केस कई को हार गए, हजारों करोड़ रुपए के वफ के जायदाद तबाह कई को हो गए। आप बताओ, जब आप लड़ रहे थे ना तो ये कैसा गए बताओ आप। अब अच्छा, अब उसके बाद में क्या बोले इन्होंने असेंबली में? खैर बहरहाल मेरी तो तबीयत खुश हो गई, अन्ना दबा के दिए। अच्छा, अन्ना के साथ में पूरी टीम भी मजबूत है अन्ना की। अन्ना बोलते 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 एक उठा बाजुक से वो दामोदर राज नरसिम्हा हेल्थ मिनिस्टर बेचारे हमारे कहाँ के एमएलए, संजय रेड्डी के आगे के एमएलए है, उन्होंने तो उठते से उठते, मैं समझ रहा हूँ ऐसा नींद में से उठ के झड़कियाँ देते थे किसी को, ए अकबर खामिश बैठ रहे तू, खामिश बैठ। अरे मैं बोला ये तो बहुत ही बेइज्जती हो जा रही है यहाँ पर विपक्ष की। हाँ बहरहाल इन्हों गए वही पुराना दौर समझे, जैसा केसीआर के दौर में मैच फिक्सिंग अन्ना जरा पुकार ले तो हमारे ओल्ड सिटी वाले खुश होते। अब वो दौर नहीं है बाबा, फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट चल रही। अच्छा अब क्या करें? और एक साजिश, जिस दिन से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, अरे बीआरएस वाले किधर है कि खामोश बैठे हुए, दिन दो जरा टाइम बोल के खामोश। केटीआर का बयान देखा भाई कि लेट देम, उनको काम करने दीजिए। हम एक अच्छा, एक जो सियासतदान होता, एक जो सीजनल पॉलिटिशियन जिसको बोलते, नहीं यहाँ पर इन्हों क्या करे, इन्हों शुरू कर दिए। इन्हों क्या समझे, ऐसा करे तो गवर्नमेंट डर के हमारे पास आती समझे। बाबा वो डरने डराने का दौर गया, देने का दौर है। अब दबा के देते तुम्हारे को। किरण कुमार रेड्डी कैसा दिया था याद है ना? अब तक तकलीफ आए। परसों मैं कोर्ट को गया था, आज से कुछ दिन पहले, ये मैम के तकरीबन 20-25 वर्कर आए। अरे मैं बोला क्या मैं गलती से दारुसलाम में आ गया क्या? पूछा अरे क्या बात है भाई, ये क्या कोई यहाँ पर क्या कब्जा कर लिया क्या? कोर्ट को पूछा मैं, पूरे मैम दिख रही वहाँ पर। तो बोले नहीं साहब, वो किरण कुमार रेड्डी के दौर में जो अकबर साहब जो मंदिर करे गड़बड़ करे थे, वो बसा वसा हम लगा जलाए थे। 73 एमआईएम के वर्कर केस में 4 साल 5 साल से फिर रहे हम लगा, हर पेशी को 4-5 एब्सेंट हो रही, ये केस खत्म नहीं हो रहा। यानी किरण महाराज को तकलीफें अभी तक है, अब इनके मुंह पे जा रहे हैं हम। अब इनके जूते खाए तो क्या हाल होता बोलो आप मेरे को। खैर बहरहाल इन्होंने असेंबली में पहले दिन ये समझे कि ऐसा करके मैं डरा दूंगा, नहीं हुआ। पहली साजिश फेल हो गई। अब दूसरी साजिश करे, इन्हों आए हमारे और एक गुल्लू दादा। अचानक मैं परेशान, मैं फेसबुक देख लेते, लेटा हुआ हूँ रात में तकरीबन 1:30 बजे। गुल्लू दादा अंधेरे में एक वीडियो बनाए, अपनी कॉपी करे, अपन गाड़ी में फिर के वीडियो बनाते। तो कोई एडमिना जाके बोले शायद साहब जरा आप भी अमजदुल्ला खान के वैसी करो, ठीक है। इन्हों बनाए, गुल्लू दादा एक वीडियो बनाए कि 28 तारीख से नए राशन कार्ड दे रही गवर्नमेंट, अपने अपने इनकम सर्टिफिकेट आप बना लो बोले। अब हमारे लोग बोले अरे एक जिम्मेदार आदमी बयान दे रहा, एमएलए बयान दे रहा। पूरे निकल गए औरतें बुरखों में, सुबह सुबह मैं परेशान, क्या हुआ माँ? नहीं वो 28 तारीख से राशन कार्ड दे रहे, कहते इनकम सर्टिफिकेट बना लो, आधार कार्ड रेक्टिफाई करा। नहीं नहीं, ये बयान कोई अनजाने तौर पे नहीं, ये बहुत सोची समझी साजिश। इसकी साजिश करा असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साजिश करके अहमद बलाला को बोला कि तू ऐसा कर, तू बयान दे। आप समझो, मैं जो भी कांग्रेस वाले हैं उनके लिए आगाही कर रहा हूँ मैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हुकूमत में अवाम में नफ़रत पैदा होना, हुकूमत में और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करना बोल के ये शुरू दिन से असदुद्दीन अकबरुद्दीन लगे हुए हैं। कैसा रेवंत रेड्डी को बदनाम करना, कैसा कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करना। अरे अपन इतनी तायद करे, ये मुसलमान जाके कांग्रेस को वोट दे दिए, अपन बैगन में मिल गए, अपनी 2 पैसे की इज्जत नहीं रही। अच्छा अब क्या करे? उसके बाद में राशन कार्ड बना रही बोल के 28 को पूरे औरतें, अब इनकी दुकान चालू हो गई। शहर में मेजॉरिटी ऑफ द ई सेवा मी सेवा किसके है? इनके लोगों के है। हर एमआरओ ऑफिस में जाओ, तहसीलदार ऑफिस में कौन दिखता? इनका दलाल बैठा हुआ रहता वहाँ। आप कोई एएसओ ऑफिस में जाओ, कौन रहता बैठा हुआ? इनका दलाल रहता वहाँ बैठा हुआ। हजारों रुपए डाल दिए लोग जाके
इनकम सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सर्टिफिकेट, BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया कि नए राशन कार्ड आप बनाने का। अब बार बार क्या कर रही, वो CM का एक वीडियो कट करके डाल रही। चीफ मिनिस्टर क्या बोले, अगर आपको होना है तो ये जो प्रजा पालाना फॉर्म दे रही उसके साथ एक दरख्वास्त दे दो व्हाइट पेपर पे लिख के। आप बताओ क्या व्हाइट पेपर पे लिख के दिए, ना कोई रसीद ना कुछ ना क्या, कुछ भी नहीं रहता, वो सरफे-खास पलटन की नौकरी हो जाती वो तो सरफे-खास की नौकरी पहले वैसी ही रहती थी, आप नौकरी पे चढ़ के रिटायर्ड हो जाते, आपके ने कुछ भी नहीं रहता था। तो बहरहाल मैं जा गया एक दिन ASO कने, भाई ये क्या किस्सा है, आप 28 से राशन कार्ड ले रहे कहते। उन्हें बोला देयर इज़ नो डायरेक्शन, खाली प्रजा पालना ये 6 प्रोग्राम ये जो है वो भी बल्दिया वाले कर रही, इसमें सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। मैं वहाँ से निकल के तहसीलदार कने गया MRO चार मीनार, वहाँ लेडी बोली हमको भी नहीं मालूम साहब, हमारे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं एक वीडियो बनाया बाहर निकल के, मैं ये वीडियो बनाया कि ये आवाम जो परेशान हो रही, ये जो दारो ख़तर लेना लग जा रही, जाके आधार कार्ड अपडेट करा ले रही। लोगों को भी क्या रहता, यानी वक्त से पहले सब तैयार कर लेना, आधार कार्ड अपडेट करा ले रही, बहुत अच्छी बात है, कराइए आप जाके वो इनकम सर्टिफिकेट निकालने के वास्ते खाली डबीलपुरा ये चार मीनार MRO कने 2300 अभी ये ऑनलाइन आ रही, तो कितने की है, हज़ारों कम से कम। अगर अब आप पकड़ के चलो, एक EBC से एक इनकम हमारे इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते मिनिमम अगर एक जो बनाने वाला दल्लाल है, जो सियासी जमात का जो दल्लाल है, उन्हें अगर एक को 1000 रुपये चार्ज करा तो कम से कम एक 5 लाख लोग तो अप्लाई कर दिए है। इसका वीडियो देखे, ये गुल्लू दादा का वीडियो देखे। अच्छा गुल्लू दादा दिए, सुबह में चार मीनार के मामू भी दे दिए स्टेटमेंट, नहीं वो अगर कोई पैसे मांग रही तो नहीं देना। अरे पूरे तुम्हारे ये सब वीडियो कहीं को दे रहे हैं भाई, एक 2-4 के ऊपर खुद MIM के MLA कारपोरेटर कैसा बुक कराए तो नहीं होता। आप MLA है ना साहब, अगर फ़र्ज़ करिए मैं एक जगह का MLA हूँ, मेरे एरिया में कोई आके कंप्लेंट दिए कि भाई ऐसा इन्हें पैसे ले रहा, इमीडिएट उसको लेके जाना, कंप्लेंट कराना, उसको अंदर करा देना। दूसरे की हिम्मत नहीं होती, आप खुद वीडियो बनाओ कि भाई मेरा वर्कर था, पैसे मांग रहा था, इसलिए मैं इसको अंदर करा दिया बोल के। कोई मांगता पैसे बताओ, नहीं मांगता। मैं वीडियो बनाया, बनाते इनकी दुकान चौपट, पूरी दुकान बंद हो गई। अरे पूरे औरतें मेरे को फ़ोन करे, अरे बाबा हराम का ऐसा बयान दिया बनाओ बोल के, हम लगा बना रहे थे। चलो ठीक है, अब क्या करें। अचानक अब पहले का था MP इलेक्शन में धमाका दूंगा, फिर अपन फिर रही, अपन फिरते फिरते चंद्रायन गुट्टा भी गए, उधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, चार मीनार बुला रहे हैं, हमारे बहादुरपुरा फिर रही। अब पूरों को MP साहब एक मीटिंग लिए, इनके IT सेल की मीटिंग लिए, जो गालियों का सेल है इनका, लोगों को गालियां देने का एक सेल है, उसमें 200 बच्चे हैं, एक को 20-20 हज़ार रुपये सैलरी है। एक बच्चा जो है भैंसे का एक बच्चा है जो IT सेल में था पहले, पुलिस वाले उसके ऊपर केसा वैसा डाल दिए करे, बाद में उन्हें हट गया, उन्हें नहीं काम कर रहा इनके IT सेल को। उन्हें मेरे को कॉल करके मिल के वो बेचारा बोला, पूरी तफसील सुनाया कि MIM की IT सेल कैसा चलती। अब देखिए आप इनकी IT सेल कैसा चलती। अगर फ़र्ज़ करिए अमजदुल्ला खान के ख़िलाफ़ में सोशल मीडिया में फैलाना है तो MP साहब भी उसमें एडमिन है, वो व्हाट्सअप ग्रुप में 200 जनों के इन्हों एक इंस्ट्रक्शन दे देते कि आज ये फलाना अमजदुल्ला खान का स्टेटमेंट आया, इसको काउंटर करो, इसको गालियाँ दियो। आप देख लीजिए, कोई भी जैसा अपने कने शहर में बहुत YouTube जर्नलिस्टा हैं, Facebook जर्नलिस्टा हैं, ये लोग अगर मेरा एक वीडियो डाले, वह नीचे जो है अगर कोई आदमी गाली दे रहा आके, उसका अकाउंट खोल के देखो, फेक अकाउंट रहता वो। यानी जिसको अब भाई ऐसा है कि शहर में एक सियासी जमात का वर्कर था एक, तो उसको जो है अपने वालिद की उसको अपने बाबा का पता नहीं था, पैदा हुआ बड़ा हो गया, उसका बाबा को ने मालूम ही नहीं हो रहा, उसको परेशान है, उन्हें गली गली फिर रहा बाबा को ढूंढ लेते हुए। उन्हें क्या करा, हमारे सलीम भाई का ने आया डबीलपुरे को आके बोला, सलीम भाई हमारे अब्बा का पता नहीं चल रहा, कोई भी नहीं बोल रहे मेरे अब्बा कौन है। अब सलीम भाई भी गौर करे, सोचे सलीम भाई सोच के बोले मियाँ एक काम करो, तुम जाके अमजदुल्ला खान के ख़िलाफ़ में वीडियो बनाओ, तुम्हारे बाप का पता चल जाता। अब उन्हें क्या करा, मेरे ख़िलाफ़ में वीडियो बनाते उनके बाबा को ने आ गए, उनके दादा को ने मालूम हो गया, उनके परदादा को ने मालूम हो गया। तो अब ये जिसके भी बाबा का पता नहीं है,
अब उन लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अरे इसके बाबा का पता चल गया तो अपने भी बाबा का पता चलता। अब वीडियोस बनाओ अमजदुल्ला खान के खिलाफ में। अरे कितना बनाते बनाओ मियाँ, कौम शहूर हो गई, पढ़े लिखे है। जो भी वीडियो पहले एक जना बनाया कौन की, वो गोलकुंडा किले से, फिर उसके बाद में एक विजयनगर कॉलोनी का कोई खतना का डॉक्टर है कहते, उनसे पूछे बाबा आप ये खतना के डॉक्टर कहीं को बने, तो बोले बचपन में मेरी ज़्यादा काट दिए, इस वास्ते दुश्मनी में मैं खतना का डॉक्टर बना बोला। तो ये खतना का डॉक्टर एक उन्हें आके स्टेटमेंट दिया। फिर एक कौन की तरह बहरहाल एक 8-10 वीडियोस आ गए। अब अपने को फुर्सत नहीं है, अपन सुबह से शाम तक कामों में मसरूफ़, प्रजा दरबार में मसरूफ़, कैसे कैसे केस आ रही, कैंसर, किडनी, रोज़ रात में मैं रोते हुए सोता हूँ, रोज़ रात में उन लोगों के दुख सुन सुन के मैं परेशान हूँ। बहरहाल इनको लगी हुई है। तो बहरहाल ये जितने वीडियोस बना रही, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है, अखलाकन गुजारिश है। देखो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं टस से मस नहीं होने वाला हूँ, मैं बेफिक्र रहो आप। मैं आपके अब्बा को चैलेंज कर रहा हूँ, अब्बा को जवाब दियो, बोलो कई कुछ बीच में 2 हत्तियों के बीच में, बछड़े बीच में आ रहे हैं पैरों में, बोलो आप एक हाथ खुंदले में आ जाएंगे, कितनी बुरी बात, बोलो आप। तो बहरहाल ये जो वीडियोस बना रही, मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पहले फैक्ट्स मालूम करो, फैक्ट्स मालूम करके आप अपने वीडियोस बनाओ, नहीं तो फिर वो अब्बा का पता चलाना पड़ता आपके भी, फिर तो अब आपके भी अब्बा को ढूंढना पड़ता। बहरहाल मैं तमाम तहरीक के कारकुनों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी लाइव ये मेरी स्पीच देख रही, कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में एमबीटी का नुमाइंदा इंशाल्लाह उम्मीदवार रहेगा। जमात फैसला करेंगी कौन लड़ेगा, वहाँ से कहाँ से लड़ेगा, जो भी जमात का फैसला रहेगा आप तमाम को मानना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी हमारे जवाद हाशमी बोले कि आज से इलेक्शन का ऐलान कर दो, आज से पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान कर दो, ये चंचलगुड़े रहमत फंक्शन हॉल से आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन का बहरहाल कई चीज़ें आ रही, कई अखबारात में न्यूज़ आ रही, ये सब का आप ये सोशल मीडिया नहीं, अपने को काम करना है। अब बीच में कई लोग ये भी बोल रही, अरे नहीं भाई वो 2 लड़े तो बीजेपी, एक बीमारी शुरू होती है अब ये आ जाती, क्या आती, नहीं 2 लड़े तो बीजेपी, अरे बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को कई को हराएंगी बाबा, एक 50,000 वोट उनको ट्रांसफ़र करेंगे ज़रूरत पड़ी तो, कई को इनसे पूरी वो है ना, इनसे यूपी है, इनसे एमपी है, इनसे महाराष्ट्र है, इनसे राजस्थान है। तो आप बताओ क्या बीजेपी वाले अपने कैंडिडेट को जिता के असदुद्दीन ओवैसी को हराने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। बीजेपी की स्टेपनी है ये, क्या है, असदुद्दीन ओवैसी एमपी बीजेपी की स्टेपनी है। बाबा जो मेरे खिलाफ में वीडियो बना रही ना, अपनी भी ज़बान बहुत बुरी है, अपन बोलना शुरू करे तो डिक्शनरी खोल के मैंने सुनना, फिर समझ रहे ना, समझ जाओ। एक एक के ताल्लुक से हम भी पूरा उनका शिजरा खोलेंगे। वो खतना के डॉक्टर का, अरे एक तो इतना काला है, इतना काला है, वो उसके ऊपर वो रिंग की लाइट भी डाले तो नहीं दिख रहा, काला भिरा हुआ अंधेरे में दे रहा, समझ रहा हूँ मैं। अरे बोला इन्हें कौन है भाई, बोल के एमआईएम के हमारे एक दोस्त है, उनको पूछा ये भिलावा कौन है जी, ये वीडियो बनाया तो बहरहाल ये पूरे लग गए, पूरा आईटी सेल ये जो 200 आदमी का है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अपन डरने घबराने वाले नहीं है, जो भी मेरे चाहने वाले उनका जवाब दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं किसी का जवाब देने वाला नहीं हूँ, अपना तो बिल्कुल एमपी से डायरेक्ट समझ जाओ, अपन उनको ही बोलेंगे। अरे मेरे को और एक कल वीडियो देख के हंसी आई, ये अब इतने बौखलाहट के शिकार हो गए एमपी साहब, जाना कहाँ की था उनको, निकले पूरी मोदी की सिक्योरिटी, अमित शाह की सिक्योरिटी। एक असदुद्दीन ओवैसी इंपरट्रेटर बोल के एक इनका ऑफिशियल पेज है, कोई मोहम्मद उल हुसैनी बोल के उसका एडमिन है, कोई याकूतपुरे में रहता है, इंडिया फंक्शन हॉल की गली में एक बच्चा है बेचारा, बहुत अच्छा बच्चा है, पहले हमारा ही था, फरद भाई के इलेक्शन में हमारा बहुत काम किया वो बच्चा। तो क्या मजबूरी है, क्या उसकी पेट की कोई मजबूरी है, बेचारा जाके उनका एडमिन बन गया। तो उन्हें रोज़ देख लो आप मेरे खिलाफ में डाल रहा, एमबीटी कहते मोदी बचाओ तहरीक है, कहते अरे हम कहाँ के बाबा, गनमेना किसके लेके फिर रहे हैं तुम्हारे अब्बा, अमित शाह मोदी के गनमेना लेके पुराने शहर में। मुसलमानों के लीडर को गनमैन की क्या ज़रूरत है बताओ आप, उसको गनमैन, अरे भाई पूरा आपके घर को मैं आ रहा हूँ, मैं गनमैनों की क्या ज़रूरत है। बहरहाल इन्होंने निकले थे कहीं जाने के वास्ते, गलती से इन्होंने घुस गए कौन सी गैस की ऑफिस में चले गए। आप बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी कभी कोई गैस की दुनिया का कोविड में सिलेंडरों का शॉर्टेज हुआ, जब नहीं गए आप कोई गैस कंपनी को, आप गए इन्हों जाके वो औरतों को बोल रही आप लगा कई को ठहरे अम्मा, ये कई को अपडेट करा रही, ये अपग्रेड कई को करा रही, वो 500 रुपये, यानी एमपी साहब भड़का रही। आप गौर करो,
यानी प्रोग्राम में प्रजा पालना में हिस्सा लिए वैसा कर रही, मगर अवाम को भड़का रही हैं लोग पूरे जने। अच्छा, और एक देखो आप, एक पोस्टर देखा कल में, अहमद बलाला का पोस्टर, अकबर का पोस्टर, असद का पोस्टर, प्रजा पालना का पोस्टर, उसके अंदर जो है सीएम की फोटो नहीं है। अरे भाई, रेवंत रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम इज दामोद हमारे भट्टी विक्रमादित्य, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम में बताओ मैं पोस्टर असदुद्दीन। अरे एमआईएम के पोस्टर पे हेल्टेज डाल रही, अब्बा की फोटो नहीं, दादा की फोटो नहीं, अपना सनाफ की जगह डैश मार दे रहे वहाँ पर। कोई बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन ले रहा तो उसको पूछते ना बाबा का नाम, अम्मा का नाम। गवर्नमेंट प्रोग्राम है ना साहब ये। देखिए, जैसा शादी मुबारक के चेकान दिए तो एक पोस्टर लगाते थे, केसीआर की फ़ोटो, महमूद अली की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो लगाते थे। यहाँ पर वो पोस्टर पे प्रजा पालना तुम्हारे बाबा का प्रोग्राम है, तुम्हारे दादा का प्रोग्राम है। कांग्रेस गवर्नमेंट, तुम जिस कांग्रेस को आरएसएस की अम्मा बोले ना, वो अम्मा की गवर्नमेंट है, समझ जाओ। अच्छा, तुम जिसको आरएसएस का टिल्लू बोले, वो चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, उसकी फ़ोटो नहीं लगाते तुम। चलो, उसकी फ़ोटो नहीं लगाए उसके अंदर बैनर पे। बहरहाल साजिशा कर रही, यानी शुरू दिन से, जब से रेवंत कांग्रेस पावर में आई, रेवंत रेड्डी सीएम बना, दोनों भाई साजिशा कर रही। और इसमें क्या हो रहा मालूम, ठीक है, इलेक्शन की हद तक तायद करे, मुखालिफत करे, आप बोलना था गवर्नमेंट हम आपके साथ है, आपकी हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, वी विल वर्क फॉर दी मुस्लिम्स, वी विल वर्क फॉर द ओल्ड सिटी। वो बेचारा मेट्रो ट्रेन के वास्ते मीटिंग बुलाया, आपको फ़ोन करके बुलाया, आप उसको आरएसएस का टिल्लू बोले, कांग्रेस आरएसएस की अम्मा बोले, सीएम बनते आपको बुलाया ना, उन्हें मीटिंग लिया, पूरे पैसे टर्न कर रहा, ओल्ड सिटी में मेट्रो आने वाली है नहीं, आप फिर वही अपनी उल्टी टांग निकाल के देख लिया। तो बहरहाल बहुत लंबी तकरीर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बोलने का था। आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार रहिए, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे है वो लोग नज़र रखिए। ये जो भी है मुखालिफिन, ये अम्मा का पता नहीं, बाबा का पता नहीं, ये जो बच्चे निकले हुए वीडियोस बना रही, ये जो ऑडियो बना रही, ये क्या कि चड्डी गैंग बोल के बना रही, क्या बनाने दो। मैं सिर्फ अल्लाह को सौंप रहा हूँ, अल्लाह मैं जो है अवाम के वास्ते हूँ, मैं मुसलमानों के वास्ते हूँ, तो इनको गारत कर, बस एक ही बात है। ये जो भी बना रही, हम कहाँ के चड्डी गैंग बाबा तुम्हारे है, असदुद्दीन ओवैसी का ने चड्डी अंदर निकालो, खोल के देखो पैजामा उनका है नहीं है, हमको बोल रहे हैं चड्डी गैंग। तुम्हारे अब्बा बाबरी मस्जिद कौन तोड़ाए? अब ये जो राम मंदिर की तामीर हो रही, आज जो नरेंद्र मोदी जाके जो प्राइम मिनिस्टर जो इफ्तिदा कर रहा ना राम मंदिर, आज अल्लाह करे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को बराबर पूछ हो रही होगी। दक्कन मेडिकल कॉलेज, राम मंदिर, सलाउद्दीन ओवैसी, मोदी, ये किसी को कौम माफ़ करने वाली नहीं है, याद रखिए आप। दक्कन मेडिकल कॉलेज का अफिलिएशन के वास्ते राम मंदिर की शहादत पे सलाउद्दीन ओवैसी खामोश बैठे थे। चड्डी गैंग हम, तुम्हारे बाप चड्डी, तुम्हारा दादा चड्डी, तुम्हारा पड़दादा चड्डी, जब अमजदुल्ला खान बोलने लगेगा ना, कानों से खून बहेगा तुम लोगों के, याद रखो। यार जिंदा सोबत बख्श।